साथियों, हमने चैप्टर 86 में नक्षत्रपति के अपने उच्च से तृतीय भाव में होने के फलों के बारे में बातचीत की थी। आइए अब आज बात करते हैं, यदि नक्षत्रपति अपने उच्च भाव से चतुर्थ भाव की दूरी पर हों तो क्या फल देंगे। आपने इस श्रृंखला में 3 चैप्टर्स देखे होंगे, 84, 85 एंड 86। इसमें आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि वाला भाव और उच्च राशि से दूरी जन्य भाव दोनों एक्टिव हो जाते हैं तथा नीच राशि वाला भाव और नीच राशि से दूरी वाला भाव यह दोनों डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन्हें सुविधा की दृष्टि से आप यूं भी समझ सकते हैं कि जो भाव एक्टिव होंगे उनके सामने सप्तम भाव में पड़ने वाले भाव डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मोर और लेस यह फार्मूला ठीक ही चलता है, लेकिन ग्रहों की कुछ स्थिति की वजह से इस फार्मूले में थोड़ा बदलाव आता है। वो जब भी आएगा तब हम आपको अवश्य बताएंगे। आइए अब उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यह वृष लगन की एक कुंडली है और जातक का जन्म मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है और यहाँ पर नक्षत्र स्वामी केतु, जिनकी उच्च राशि सिंह, चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव तो एक्टिव हो ही गया। अब नक्षत्र स्वामी केतु की अपने उच्च भाव चतुर्थ से दूरी भी चतुर्थ भाव की है, तो पुनः चतुर्थ भाव ही एक्टिव होगा। यानी उच्च भाव और दूरी दोनों एक ही हैं, इसलिए यहाँ चतुर्थ भाव एक्टिव होगा। अब यहाँ पर आप में से अधिकतर लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि ये केतु की उच्च राशि कहाँ से आ गई। राहु केतु की तो कोई राशियां ही नहीं है, फिर यह उच्च कहाँ से आ गई। तो राहु केतु के बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में आपको विस्तार से बताया था कि राहु केतु की राशियां कौन सी हैं और उनकी उच्च और नीच राशियां कौन सी हैं। फिर भी आपको संक्षिप्त में यहाँ एक बार फिर से बता देते हैं, जिससे कि आपको आज के चैप्टर को समझने में आसानी हो, क्योंकि आज का नक्षत्र स्वामी केतु ही है। क्योंकि राहु केतु जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अन्य ग्रहों की तरह ही इनको भी स्थान दिया जाता है, राशियां दी जाती हैं, उच्च नीच दी जाती है और ये अपने अपने स्वामित्व के अनुसार फल भी देते हैं। इसलिए राहु केतु को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इनको पूरी तरह से समझे बगैर फल कथन में इतनी आसानी नहीं होती है। आइए यहाँ बोर्ड पर समझते हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप इसी वृष लगन की कुंडली में राहु और केतु को ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, राहु कन्या राशि का स्वामी है, यानी उनकी स्वराशि कन्या है, और कुंभ राहु की उच्च राशि है और सिंह राहु की नीच राशि है। इसी तरह बिल्कुल इसके विपरीत होगा, केतु मीन राशि का स्वामी है, यानी मीन केतु की स्वराशि है और केतु की उच्च राशि सिंह और केतु की नीच राशि कुंभ। ये इसी तरह से आप इसको देखेंगे तभी राहु केतु आपको समझ में आएंगे। अब यदि हम राहु को प्रकृति वाइज देखें कि ये फल कैसे देते हैं, तो देखिए, राहु स्थान हानि करके राशि बढ़ाएंगे, ठीक है। केतु स्थान बढ़ाकर राशि की हानि करेंगे। यह बात हमने यहाँ पर लिख भी दी है और आपको एक बार समझा भी देते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से आता है। देखिए, राहु यहाँ लग्न में बैठे हैं तो यह लग्न की हानि करेंगे, और यहाँ वृष राशि में बैठे हैं तो दूसरे भाव को बढ़ाएंगे। ये दूसरा भाव दूसरे ग्रहों की तरह सिंपल यह भी फार्मूला है। यहाँ राहु लग्न में बैठे हैं, लग्न की हानि करेंगे, वृष राशि में बैठे हैं तो फलस्वरूप दूसरा भाव बढ़ेगा। इसी तरह केतु की प्रकृति है कि वह स्थान को बढ़ाते हैं। तो यहाँ केतु 7वें भाव में बैठे हैं तो 7वें भाव को बढ़ाएंगे, और 8वीं, ये वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो 8वें भाव को डीएक्टिवेट कर देंगे। सिंपल सा इसका फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से इसको समझ लीजिए। पहले के भी एक चैप्टर में हमने विस्तार से समझाया था। इसके अभाव में राहु केतु के बारे में फलित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, राहु केतु समझने के लिए थोड़ा विषय परिवर्तन यहाँ पर हो गया है, पर अब हम पुनः अपनी उसी कुंडली पर लौट आते हैं। यहाँ पर वृष लगन में चतुर्थ भाव कैसे एक्टिव हुआ था यह तो हमने पहले समझ लिया था। आइए अब आगे की बात करते हैं। अब चतुर्थ भाव के ठीक सामने ही यह कुंभ राशि है, जो कि केतु की नीच राशि है। इस वजह से यह दसम भाव भी डीएक्टिवेट हो गया और
केतु की अपनी नीच राशि से दूरी भी दशम भाव की है, तो यह दशम भाव पुनः डीएक्टिवेट हो गया। जैसे चतुर्थ भाव एक्टिव हुआ था, ठीक उसी तरह से दशम भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया है। अब देखिए केतु यहाँ पर एकादशेश हैं और मीन राशि के स्वामी हैं, तो यह एकादश भाव भी एक्टिव हो जाएगा। और एकादश भाव के ठीक सामने यह राहु की राशि कन्या पड़ती है, इसलिए ये पंचम भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा। यहाँ तक हमें चतुर्थ हाउस, एकादश हाउस एक्टिव दिख रहे हैं और दशम और पंचम डीएक्टिवेट कैसे हुए ये हमने समझ लिया है। अब यहाँ देखिए नक्षत्र स्वामी केतु ये अपनी स्वराशि मीन से नवम भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह नवम भाव भी एक्टिव हो जाएगा। इनकी स्वराशि से दूरी नवम होने के कारण नवम भाव भी एक्टिव हो गया। देखिए अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि केतु स्थान को बढ़ाकर राशि की हानि करते हैं। उसी नियम के अंतर्गत यहाँ केतु ने सप्तम स्थान को एक्टिव कर दिया और ये वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि यानी 8वां भाव, तो इस 8वें भाव को इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया है। सप्तम एक्टिवेट किया वृश्चिक में बैठे होने के कारण, और वृश्चिक को यानी 8वें भाव को डीएक्टिवेट कर दिया। सिंपल सा काम है। तो अब कुल मिलाकर हमको यहाँ पर चतुर्थ, सप्तम, नवम और एकादश ये भाव एक्टिव होके मिल गए हैं, यानी ये भाव नक्षत्र स्वामी केतु ने एक्टिव कर दिए हैं। और अष्टम, दशम और पंचम ये 3 भाव इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु रह गया है, चंद्रमा से नक्षत्र स्वामी की दूरी वाला भाव, जिससे कि हम चंद्र कुंडली का इफेक्ट लेते हैं। अब यहाँ देखिए चंद्रमा से केतु द्वादश स्थान पर बैठे हैं, तो चंद्रमा ने केतु के साथ संबंध भाव के रूप में 12वां भाव खड़ा कर दिया। यह 12वां भाव यहाँ पे एक्टिव चंद्रमा और केतु के संबंध से हुआ है। यहाँ प्लस का निशान भूल गया हूँ, आप कृपया अपने संज्ञान में ले लें। ये 12वां भाव भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा इन दोनों के संबंध के कारण। चंद्रमा से नक्षत्र स्वामी की दूरी वाला भाव निकालना कोई बहुत बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। सिर्फ चंद्रमा से देखना है नक्षत्र स्वामी की दूरी कितनी है, वो भाव बहुत इजीली मिल जाता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सारी चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, सबका इम्पैक्ट इसी भाव में रहता है, ये ध्यान रखिए। किसी भी फलित में अगर इसको आप चूके तो बहुत कुछ चूक जाएंगे। अब यहाँ देखिए चतुर्थ और सप्तम एक्टिव हैं, चतुर्थ और सप्तम एक्टिव हैं। तो इस स्थिति में हमने आपको चतुर्थ और सप्तम के बारे में बताया था। चतुर्थ है प्रेम संबंध का और सप्तम है उसके विवाह में कन्वर्ट होने का, यानी ये जातक प्रेम विवाह करेगा, जो कि इस जातक ने प्रेम विवाह ही किया है। इसके बाद नवम भाव एक्टिव है, ये जहाँ मकर राशि पड़ी है ये नवम भाव भी एक्टिव है। केतु ने अपनी स्वराशि से दूरी की वजह से ये नवम भाव एक्टिव कर दिया है। तो नवम भाव के बारे में हमने आपको बताया था कि यह उच्च शिक्षा का भाव है, ये भाग्य, विवेक, इसके अलावा ये छात्रावस्था में आए तो उच्च शिक्षा का भाव है। तो यह जातक अभी पीएचडी कर रहा है अपनी, बाकी का इसके बारे में आगे बताते हैं। फिलहाल ये उच्च शिक्षित है और पीएचडी कंप्लीट करने में है। यह फल हुआ नवम का। अब देखिए एकादश भाव भी एक्टिव है, ये जो यहाँ लिखा है ये एकादश भाव, क्योंकि यह केतु की स्वराशि है, इस वजह से एकादश भाव भी एक्टिव हो गया। और एकादश भाव के बारे में हमने आपको बताया था कि यह है प्राइवेट नौकरी का या अधीनता का। तो इस जातक ने अपनी बीटेक की डिग्री करने के बाद एमएस करने के लिए जब यह अमेरिका गया तो एमएस के बाद ही इसने नौकरी शुरू कर दी और उसको कुछ समय पश्चात बाद में पीएचडी करने के लिए इसको बुला लिया गया। तो यह एकादश के फल इसको नौकरी के रूप में मिले, क्योंकि एकादश नौकरी और वहाँ से नवम यानी नौकरी से ही इसका भाग्य बढ़ना है। यहाँ तक तो हमने एक्टिव भावों की बात कर ली। अब आइए
डीएक्टिवेट भावों की बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले अष्टम भाव डीएक्टिवेट हुआ, क्योंकि केतु ने सप्तम बढ़ाकर वृश्चिक राशि में बैठे होने के कारण अष्टम भाव को डीएक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब जातक में ज़्यादा आलस्य और नास्तिकता जैसा कोई लक्षण नहीं है। आलस्य और नास्तिकता यह भी अष्टम भाव का ही कारकत्व है। और अष्टम डीएक्टिवेटेड होने का मतलब यह भी है, जैसा कि कारकत्वों में हमने आपको बताया था, यानी दुर्भाग्य का नाश भी होता है। यानी अष्टम नष्ट होगा तो अपने आप अगला भाव नवम यानी भाग्य ही बढ़ेगा। अष्टम का कमजोर होना किंचित अच्छा ही है, क्योंकि यह दुर्भाग्य का नाश कर देता है। अष्टम दुर्भाग्य ही होता है, तो अष्टम गया यानी दुर्भाग्य गया। तो इस जातक के सभी कार्य आज तक सुगमता पूर्वक बनते चले जाते हैं, क्योंकि इसका नवम भाव एक्टिव है, तो पगे पगे इसको भाग्य का सहारा मिलता जाता है। अब दसम डीएक्टिवेट है तो जातक की अपने पिता से शुरू से ही अनबन रहती है, पिता से पटरी नहीं खाती इसकी। इस दसम डीएक्टिवेट होने का यही इसको सबसे बड़ा दुखद परिणाम मिला कि पिता से इसकी पटरी नहीं खाती है। दूसरे दसम भाव हमने बताया कि दुख का भी है, तो दुख से तो ये कोसों दूर है, मौज मस्ती में रहता है। वो क्यों रहता है इसकी बात आगे करेंगे अपन। यानी नक्षत्रपति केतु की उच्च फोर्थ में है, चतुर्थ भाव उसने खड़ा किया है, तो जातक सुख शांति से और शांतचित्त होकर जीने वाला प्राणी है। अब यहाँ पर एक भाव और डीएक्टिवेट हुआ है जिस पर आपका ध्यान गया होगा। हमने डीएक्टिवेट भावों में अष्टम की बात कर ली, दसम की कर ली, लेकिन ये पंचम भाव अभी बाकी है। इस पे हमने कुछ भी नहीं बात की कि इस पंचम के डीएक्टिवेट होने का इस जातक को क्या फल मिला होगा। अब देखिए, पंचम भाव है पुत्र का, और यहाँ पर पंचम डीएक्टिवेट है क्योंकि इसका जन्म ही एकादश इसके नक्षत्र में हुआ है। तो इस पंचम को डीएक्टिवेट होने और एकादश को एक्टिवेट होने का प्रभाव इसकी कुंडली पर यह पड़ा कि इस जातक को अभी तक सिर्फ एक कन्या संतान का ही सुख मिला है, इसको कोई पुत्र संतान नहीं हुई, और अब इसको कोई इच्छा भी नहीं है, यह दूसरी संतान चाहता भी नहीं है। जो भी हो गई उसे शांत चित्त, क्योंकि फोर्थ वाला प्राणी है, तो शांत चित्त होकर उसी को परमात्मा का प्रसाद समझ के बढ़िया मजे में दिन गुजार रहा है। अभी तक हमने आपसे एक्टिव और डीएक्टिवेट दोनों भावों के बारे में विस्तार से बात कर ली है। आशा करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। यह इतना कठिन नहीं है जितना आपको ये लग रहा होगा, यह बहुत आसान है। जब आप सीख जाएंगे तो कुंडली को सामने रखते ही आपको समझ में आ जाता है। आपको कारकत्व ध्यान में होने चाहिए। ग्रहों की राशियां आप राहु और केतु में अटकते हैं, बाकी तो सभी राशियां वो की वही हैं जो हमारे पारंपरिक ग्रंथों में दी गई हैं। यहाँ आपको सिर्फ राहु की कन्या और केतु की मीन राशि और इनकी उच्च और नीच राशि, इनका ध्यान रखना है। हमने जो पहले एक बोर्ड जिसपे चौक से लिखा हुआ था उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब जो महत्वपूर्ण भाव बचा है, चंद्र और नक्षत्र स्वामी केतु द्वारा खड़ा किया गया 12वां भाव। इस 12वें भाव का प्रभाव देखिए। यहाँ चंद्रमा तृतीयेश है, इसकी उच्च लग्न में है और अपने उच्च से अष्टम बैठा है, यानी अपने भाव से छठा और उच्च से अष्टम। चंद्रमा कोई भी ज़्यादा अच्छे फल देने में कामयाब नहीं रहता, क्योंकि अपने भाव से छठा हो जाता है, उच्च से आठवां हो जाता है, तो छठा आठवां षडाष्टक खड़ा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर आठवां इसने खड़ा किया, आठवें के साथ 12वां खड़ा किया। हमने आपको कहा था कि आठवां भाव भी ग्रह त्याग का है, ये कुटुंब त्याग का है, जो कि विदेश जाने में सहायक है, और 12वां तो विदेश का है ही है। 12वां ये चंद्र और केतु ने दे रखा है। इसी संबंध की वजह से और इस चंद्रमा की वजह से इस जातक ने बीटेक करके पीजी करने यूएस चला गया। वहाँ इसने अपने मास्टर्स में एडमिशन लिया, एमएस करने गया था। एमएस करते ही इसने नौकरी शुरू कर दी, फिर वहाँ पर इसकी अच्छी नौकरी लग गई और अब वो वहीं पर पीएचडी कर रहा है।
और इसकी पत्नी भी, चूंकि नक्षत्र स्वामी ने सप्तम भाव खड़ा कर रखा है, वो भी यूएस में ही है और वो भी नौकरी करती है। यानी इस 12वें संबंध ने इसको विदेश जाने का पूरा पूरा मौका दे दिया और बढ़िया ऐश मौज मस्ती से जीवन गुजार रहा है। आशा है हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी और आज के उदाहरण को भी आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। हमने राहु केतु के विषय में आज थोड़ी सी बीच में चर्चा की थी और यदि आपको यह राहु केतु के बारे में समझ में नहीं आया हो तो पूर्व के किसी चैप्टर में एक विस्तृत पोस्ट है, आप कृपया उसको एक बार अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको फल कथन में बहुत आसानी हो जाएगी। राहु केतु भी स्वतंत्र रूप से अपना फल देते हैं, इसकी तरह उसकी तरह मानने की बजाय आप सीधा सीधा चलिए, आप सटीक फलित तक पहुंच जाएंगे। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे इससे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।